अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, आज हुकूमत को शिकस्त हो गई कौमी असम्बली में, और एक मरतबा नहीं, दो मरतबा शिकस्त हुई। ये यानी दूसरा मौका कह रहे हैं। दो तो आज ही हो गए चूंकि कि हुकूमत को शिकस्त हुई है। पहली शिकस्त इस हुकूमत को हुई थी उस वक्त जब सेनेट इलेक्शन हुआ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से हुकूमती उम्मीदवार को हराकर सेनेटर बनने में कामयाब हो गए। उस वक्त हफीज शेख साहब हुकूमत के उम्मीदवार थे, जो उस वक्त के वजीर ख़जाना भी थे, और फिर उन्हें वजारत से भी हाथ धोना पड़े। और शौकत तरीन साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है उन्हें सेनेटर मुंतखब कराने की, लेकिन अभी तक वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये तो बरसबील तस्करा बात आ गई। आज हुकूमती शिकस्त पर बात करेंगे। फिर अपोजिशन का इकट्ठ हुआ, एक डिनर हुआ, सारी अपोजिशन उसमें मौजूद रही, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमवार हो रहा है। जी नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने बात की, कौमी असम्बली में आज निजी कार्रवाई का दिन था। पार्लिमानी ज़ुबान में उसे निजी कार्रवाई का दिन कहते हैं। निजी कार्रवाई का दिन ये होता है कि जो मुख्तलिफ जमातों के जो अरकान हैं, वो कानून साजी में जो उनके जहन में कवानीन होते हैं, वो बिल्स वो ऐवान में पेश करते हैं। उसके बाद ऐवान उन पर वोट करता है, और फिर वोट करने के बाद वो कमेटियों में जाते हैं। कमेटियाँ अगर मुनासिब समझती हैं, मुतल्लका कमेटियाँ, तो फिर वो जो बिल्स हैं उन पर वो कानून साजी होती है, और वो उसके बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। माजी में कुछ कवानीन जो हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल के हवाले से या निजी कार्रवाई के दिन के हवाले से कानून का हिस्सा बनते रहे हैं। ये पार्लिमानी रवायत है, दुनिया भर में ऐसा होता है। ये इसलिए भी रखा जाता है कि जो अरकान हैं वो अवाम में जाकर ये बता सके कि उन्होंने बतौर पार्टी तो उनकी या बतौर हुकूमत तो जो उन्होंने कानून साजी में हिस्सा लिया, वो अलग काम होता है, वो मजबूरी होती है या जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, उस हवाले से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब आज अंग्रेजी में इसे पार्लिमानी ज़बान में प्राइवेट मेंबर्स डे कहते हैं। आज उससे पहले अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। ऐवान में हुकूमत को कितना टफ टाइम देना है, कैसे टफ टाइम देना है, बिल्स पर हुकूमत के साथ क्या करना है, किस तरह से हुकूमती काविशों को नाकाम बनाना है, उसके हवाले से अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली तैयार की। और उसके बाद अरकान भरपूर तैयारी के साथ ऐवान में आ गए कि आज से ही अपोजिशन ने ये तय किया था कि आज से ही आगाज करना है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल पर हुकूमती अरकान के भी बिल आते हैं। तो नाज़रीन, आगाज हुआ अपोजिशन के बिल से। मुस्लिम लीग नून के MNA हैं जावेद हसैन साहब ने एक बिल पेश किया ऐवान में। उस बिल में उन्होंने ये तजवीज़ किया कि सियासी जमात बदलने का तो हक है लोगों को, लेकिन ये जो सियासी रिश्वत के तौर पर या अपने मफादात की हुकूमत की तब्दीली की सूरत में ज़ाती मफादात या ग्रोही मफादात की निगहबानी के लिए जो अरकान इधर से उधर हो जाते हैं, तो उसका रास्ता रोका जाए, ज़ाती मफादात का रास्ता रोका जाए। और उन्होंने एक बिल पेश किया कौमी असम्बली में। उस बिल में तजवीज़ ये किया गया है कि जो भी रुकन यानी कि रुकन कौमी असम्बली, आप उसे रुकन पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो शराइत हैं उनकी वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर एक तरह से आइन की लागू होती हैं। तो ये आइनी तरमीम का बिल था। इस बिल में उन्होंने ये तजवीज़ किया कि जो रुकन भी अगर एक मरतबा वो MNA मुंतखब हुआ है और वो पार्टी छोड़कर दूसरी जमात पे जाना चाहता है, तो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए 7 साल की पाबंदी हो। 7 साल की पाबंदी एक ऐसा अमल है जो या तो करप्शन में भी सजा दी जाती है, तो 7 साल की दी जाती है, और उस पे नाली भी बनती है तकरीबन 5 साल की। तो उनका ये था तजवीज़ कि जी वो रुकन 7 साल तक दूसरी पार्टी से अलग ना हो सके, यानी एक मुद्दत गुजर जाए और दूसरी भी आधी गुजर जाए। तो उसके बाद अगर वो ज़िमनी इलेक्शन कहीं हो जाता है तो उसमें वो लड़ सकता है, या उससे अगले इलेक्शन में। तो
हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मलिका बुखारी साहिबा, पढ़ी लिखी खातून हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं, वकील हैं और बहुत अच्छी वकील हैं। उन्होंने ये कहा कि जी ये तो बुनियादी हुकूक पर अरकान के पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पाबंदी, ये जो तजवीज़ है, ये इलेक्शन लड़ने के लिए जो बुनियादी हुकूक है उन पर पाबंदी के ज़ुमरे में आती है। अब हुकूमत ने चूंकि मुखालफत कर दी तो तरीक़ाकार ये है कि अगर हुकूमत बिल पेश करती है प्राइवेट मेंबर डे पर या अदरवाइज भी, और अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, तो भी गिनती का अमल होता है और उसके हक में कितने वोट होते हैं, मुखालफत में कितने वोट होते हैं, ये गिना जाता है। और अगर अपोजिशन का बिल और हुकूमत उसकी मुखालफत करे तो भी गिनती, और अपोजिशन उसके ऊपर डट जाए और चैलेंज कर दे कि जी आप वोट करा लें, तो ऐसा ही हुआ। हुकूमत की जानिब से चूंकि मुखालफत कर दी गई, अपोजिशन ने वोट का मुतालबा किया, तो वोट काउंट किए गए। अपोजिशन के कौमी असम्बली के ऐवान में 342 के ऐवान में अपोजिशन के पास 117 अरकान मौजूद थे, और जब हुकूमती बेंचों पर काउंट किया गया तो 104। इस तरह यूं समझ लीजिए कि 221 अरकान ऐवान में मौजूद थे। 222वां रुकन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे जो इजलास की सदारत कर रहे थे, और इस तरह से हुकूमत जो है वो शिकस्त खा गई और अपोजिशन कामयाब हो गई अपना बिल थ्रू कराने में। फिर उसी कार्रवाई के दौरान, चूंकि एक बिल के बाद दूसरा और तीसरा एजेंडा आइटम्स आते रहते हैं, तो उसी कार्रवाई के दौरान समिया अजीज गालबन नाम है, या जरका अजीज, मुझे नाम सही तरह से याद नहीं रहा, हुकूमती रुकने कौमी असम्बली है, खातून है, उन्होंने एक बिल दिया, इंट्रोड्यूस किया ऐवान में। उस बिल में उन्होंने ये तजवीज़ किया कि जो खवातीन को हिरासा किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से उन्होंने कुछ पाबंदियां तजवीज़ की, कुछ सजाएं तजवीज़ की। वो बिल जब उन्होंने पेश किया तो अपोजिशन उस पर पहले से कुछ तजावीज़ दे चुकी थी। अपोजिशन का ये कहना था कि ये बिल इस तरह से नहीं आना चाहिए, और यूं अपोजिशन ने उसकी मुखालफत कर दी और फिर वोट का मुतालबा कर दिया। और उस पर जब काउंट हुआ तो फिर हुकूमती अरकान की तादाद कम थी और अपोजिशन के अरकान की तादाद बहुत वाफर थी, ज़्यादा थी, उतनी ही थी शायद जितनी पिछले उसमें थी। लेकिन फ़र्क ये आया कि डिप्टी स्पीकर जो गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में भी हमने ये देखा था और उससे पहले भी, वो बहुत जानिबदारी के साथ ऐवान को चलाते हैं। गैर जानिबदारी के साथ ऐवान को चलाना होता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिबदारी, कोरम के मसले पर जब अपोजिशन ने 2 बार कोरम पॉइंट आउट किया तो उन्होंने गिनती नहीं होने दी और इजलास भी नहीं चलने दिया और इजलास को मुअत्तल भी नहीं किया, या वक्फा भी नहीं लिया, और तकरीबन 56 मिनट का इंतजार कराने के बाद लोगों को घरों से उठाकर लाया गया और हुकूमत ने कोरम पूरा किया 86 अरकान का, तो इजलास हो सका था। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हुकूमती अरकान की तादाद कम है और अपोजिशन अरकान की तादाद ज़्यादा है, और फिर उन्होंने बाकी एजेंडा मौखर कर दिया और गुस्से में इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया, यानी बुध की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब नाज़रीन, बज़ाहिर ये बहुत आम सी बात है कि जी निजी कार्रवाई का दिन है, अपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, हुकूमती अरकान की तादाद कम थी। लेकिन आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जब जो एतमाद का, माफ़ कीजिएगा, जिस दिन उनका इंतखाब हुआ था बतौर वज़ीर आज़म, उस दिन उनको एतमाद के वोट में 186 वोट मिले थे। और फिर जो हुकूमती अरकान थे उनके, और उसके बाद उनकी हिमायत बढ़ी। अपोजिशन ने एक मरतबा फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करा लिया, उस वक्त भी जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो उस वक्त भी उनकी तादाद तकरीबन इतनी ही थी, 175-76 के करीब उनको उस वक्त वोट मिले थे। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि नॉन मेंबर्स, बाद नॉन मेंबर्स जिनमें बशीर बाबर अवान साहब और फरूक नसीम साहब जो सेनेट के रुकन हैं, उनका वोट नहीं काउंट हो सकता, तो उनके वोट भी काउंट किए गए। अब वल्लाह आलम बिलसवाब, क्योंकि वो उस दिन भी जो अपोजिशन अरकान थे वो बाहर थे और मीडिया भी बड़ी तादाद में इन्वाइटेड था अपोजिशन की एक्टिविटी पर, तो
तो मीडिया की भी तवज्जो ज़्यादा उस तरफ थी, लेकिन वो भी उस एतमाद के वोट में वो कामयाब हो गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन जो पार्लिमानी रवायत है नाज़रीन, उसमें दुनिया भर में यही होता है कि अगर हुकूमतें शिकस्त खा जाती हैं तो वो इस्तीफे दे दिया करती हैं हुकूमतें। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस हाई मॉरल ग्राउंड पर मौजूद थे कुछ अर्सा पहले तक, और जो जैसी वो अब भी बातें करते हैं, उसमें जो जमहूरी रिवायत है वो तो यही है कि जब हुकूमत को शिकस्त हो जाती है तो हुक्मरान इक़्तिदार छोड़ दिया करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे अब ऐवान का एतमाद हासिल नहीं रहा, लिहाजा नया कायदा ऐवान मुंतखब कराया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक ऐसी कोई नहीं की कायम की है रवायत। पाकिस्तान में खैर किसी और ने भी नहीं की, लेकिन माजी में कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हुकूमतों को शिकस्त हो गई हो। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ जो अब इसका जो दूसरा पहलू है इस मामले का, अपोजिशन गुज़िश्ता कुछ अरसे से, आप पहले आपको ये पता है कि पीडीएम बना था और पीडीएम हुकूमत के खिलाफ उसे गिराने के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहती थी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी कि हुकूमत के खिलाफ पंजाब से तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू किया जाए और फिर वफाक में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और पीपल्स पार्टी का ये दावा था कि गिलानी साहब की जीत के बाद उसके पास इतना वोट मौजूद है कि वो पंजाब में और मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा देगी। लेकिन उस वक्त पीडीएम को तोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा गया और ये कहा गया कि आप इस्तीफे जमा कराएं, और पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकाला गया। लेकिन अब वही सूरत हाल दोबारा बन रही है। अब आज की शिकस्त के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस हुकूमत से आवाम को जल्द निजात दिला दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा कि क्या वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यही कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पिछले कुछ दिनों से ये बातें कर रही है कि पंजाब में और मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ साहब इस हवाले से अपोजिशन जमातों के साथ बात भी कर रहे हैं, और जो इतलात हैं जो सियासी हल्के हमें बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि दिसंबर में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और फिर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ इन हाउस तब्दीली की कोशिश हो सकती है। उसमें एक इत्तला तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद वक्त गुजारें ताकि वो मज़ीद अनपॉपुलर हों। लेकिन अपोजिशन की बाकी जमातों का ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जितना अरसा रहेंगे उतनी ख़राबी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं, चीनी की कीमत पेट्रोल की हम पल्ला हो गई है ऑलमोस्ट, आटे की कीमत बढ़ रही है। और आज तो सलीम मांडवी वाला साहब ने जो पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत रहे हैं खजाना के, इकॉनमी को जानते हैं और एक्सपर्ट आदमी हैं, उन्होंने तो ये भी खदशा जाहिर कर दिया है कि दिसंबर में न चीनी मिलेगी ना आटा मिलेगा। तो इस सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म को ज़्यादा वक्त देना ख़तरनाक होगा। और जो इतलात हैं वो यही हैं कि अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद पर सोचने और एक दूसरे के साथ मुशावरत करने पर मायल हो गई हैं, और अब अगले चंद रोज़ में कहा जा रहा है कि इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। खुर्शीद शाह साहब की भी अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने बतौर पार्लियामेंटेरियन जो लंबा अरसा गुजारा है पार्लियामान में, वो पॉलिटिकल हॉब नॉबिंग में बड़ी महारत भी रखते हैं, जोड़ तोड़ में बड़ी महारत रखते हैं, फिर एक एहतराम भी है उनका। तो ये कहा जा रहा है कि खुर्शीद शाह साहब के जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई जाएगी, और हो सकता है आगे चलकर उनको कोई और अहम जिम्मेदारी भी दी जाए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ खुर्शीद शाह साहब को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार करें। अब देखिए बिल क्या ज़हूर में आता है, मनसाए शहूद पर क्या आता है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं और जो मेरी राय है वो यही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, और अगर तहरीक अदम एतमाद आई तो कामयाबी से हम कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि इत्तेहादी वज़ीर आज़म साहब से नाराज़ हैं और आज इत्तेहादियों ने हुकूमत की कोई मदद नहीं की। जुमेरात को इसमें और ज़्यादा वजाहत सामने आ जाएगी, क्योंकि जुमेरात को पार्लिमानी माफ़ कीजिएगा दोनों पैमानों का मुश्तरका इजलास है। और ये भी याद रहे कि कुछ अर्सा पहले
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान FATF रिलेटेड कुछ कानून साजी पर बातचीत हो रही थी। 2 बिल FATF रिलेटेड का अपोजिशन ने मंजूर करा दिए थे, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, अपोजिशन को दूर धकेला और फिर उन्होंने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में FATF से रिलेटेड इंसदाद दहशतगर्दी के 2 कवानीन को 2 अलग बिल्स को मंजूर करा लिया था मुश्तरका इजलास में। लेकिन अब वो उस ऐवान में जिसमें उनकी आउटराइट मेजॉरिटी है, वहाँ वो आज उनकी पार्टी शिकस्त खा गई, उनकी हुकूमत शिकस्त खा गई। अब अपोजिशन ने 2 रोज़ के बाद जो मुश्तरका इजलास आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी है और जिनमें नैब को दोबारा तकर्री का जो ऑर्डिनेंस आ चुका है, वो भी पर मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर है। तो और अपोजिशन ने उसको नाकाम बनाने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान भी कर दिया है। तो अब अगर 2 रोज़ के बाद हुकूमत ये दोनों बिल मंजूर कराने में नाकाम हो जाती है, तो फिर यूँ समझिए कि उसका जाना और जाने का वक्त ठहर गया है। लेकिन अगर हुकूमत किसी न किसी तरह इस बिल को अभी कामयाब करा लेती है, तो फिर अगले मराहल अभी बाकी हैं और ऐसा लगता है कि ये असेंबली तो शायद मुद्दत पूरी करे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ मुश्किल में दिखाई देते हैं। नाज़रीन, मुश्किल क्या है, इसके बारे में भी चंद दिन बाद पता चल जाएगा किस हद तक अपोजिशन कामयाब होती है। और अगर अपोजिशन इस साल में के आखिर तक वज़ीर आज़म को ना निकाल सके इक़्तिदार से, तो फिर अपोजिशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत मजबूत लीडर के तौर पर उभरेंगे। नाज़रीन, आप तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।